तो वो नहीं मानते थे, एक काम करे जाति उन्मूलन आंदोलन वही चलावे ना, मोहन भागवत चलावे, क्यों नहीं चलाते? तो चला रहे समरसता अभियान। नहीं, समरसता अलग है ना, हम समानता चाहते। पहले आप लोग आरक्षण छोड़िए ना, SC ST OBC के लोग आरक्षण छोड़े, फिर जातियां खत्म हो जाएगी। पहले ब्राह्मण आरक्षण छोड़े ना, अब आरक्षण में तो सब है। 10% कौन ऐसा जात है जो भारत में आरक्षण में नहीं? पहले ये बताओ मुझे। 10% जो सुदामा कोटा है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें भी जैसे शेड्यूल कास्ट में भी हरियाणा में बांटे हुए हैं ना, इनक्षर A और B, ये EWS भी जो है ना बंटना चाहिए। 2.5% ब्राह्मण को मिलना चाहिए और 7.5% बाकी को मिलना चाहिए। अब तो लागू हो चुका है, तो EWS का भी बंटवारा होना चाहिए। अम्बेडकर बहुत पहले ये बात बोल चुके हैं कि ये लोग जहाँ जहाँ जाएंगे जातिवाद लेकर जाएंगे। तो जहाँ जहाँ गए हैं, तो ये भारत की यूनिक था जाति की व्यवस्था, लेकिन चूंकि ग्लोबल वर्ल्ड में हर जगह लोग गए हैं तो जाति लेके गए हैं, जातीय संस्कार लेके गए हैं, तो नाउ इट हैज़ बिकम ए ग्लोबल प्रॉब्लम। जानवर भी रेसिस्ट करता है, जानवर भी एक लेवल के बाद जो है ना वो भी आपको हमला बोलेगा। फतवा साधु लोग जारी कर रहा है, सुपारी कर रहा है, और इनके चेले चपाटे लौंडे लपाड़े जो है, सरकार अभी चली जाए और राज्य का संरक्षण के पीछे से ख़त्म हो जाए, तो एक सीटी बजाओगे नहीं बैठ के तो नज़र नहीं आएगा कहीं 3-4 किलोमीटर तक। लौंडे लपाड़े भी इनको सबको धमकी देते हैं फ़ोन पे, तो कुछ हमें भी मिलती है धमकियाँ कि यदि साधु जिसका काम धर्म का प्रचार करना है ना, सत्संग करना है, भजन गाना, करताल नहीं देखते कीर्तन हम लोग बचपन में देखे थे ना, ढोलक करताल वो सब बजाना है, वो आके राजनीति करने लगे, वो आके सुपारी दे और धमकी दे और राज सत्ता उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले बल्कि उसको प्रोटेक्शन दे, तो जो ताज होटल में हुआ है, मुझे इस बात का डर है कि वो अराजक स्थिति चौक चौराहों पर न होने लगे। देखिए, सपोर्ट होना और उस सपोर्ट को वोट में तब्दील करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट और शोषित वंचित समाज की आवाज़ प्रोफेसर रतन लाल हैं। मैं इनको भारत का नोम चोम्स्की कहता हूँ, जो सरकार से सवाल तो पूछते थे अमेरिका में, लेकिन वो ब्लैक कम्युनिटी के लिए बात नहीं करते थे। लेकिन प्रोफेसर रतन लाल उस कम्युनिटी से आते हैं जो भारत में हाशिए पर है, शोषित है, वंचित है। तो रतन लाल जी के कंधों पर दोनों जिम्मेदारी है, बहुजन समाज के लड़ाई की भी, अधिकारों की भी, और सरकार से सवाल भी पूछते हैं। नतीजा आप सबको पता है, क्या क्या उन्होंने झेला है, क्या क्या उन्होंने उठाया है। लेकिन जो राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन अब दिख रहा है, क्या पिछले 10 साल से तो मैं जान रहा हूँ, जो पूरी जो कल्चरल हेजमनी के खिलाफ, सोशल हेजमनी के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, क्या वो अपने मुकाम पर पहुँचने वाली है या वक्त लगेगा, यही समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या जो कोल्ड वार है, जो शीत युद्ध चल रहा है, बाम सेफ वर्सेस रतन लाल, उसका क्या होगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कैसे देख रहे हैं आप, जो पहले राजेंद्र पाल गौतम, फिर चंद्रशेखर राय, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जो हम लोग बात करते थे कि हम लोग को हेडलाइनर कहा जाता था, अब इन लोगों को लग गया है कि वोट जो है वो जाति के आधार पर मिलता है और सवर्ण इनको वोट नहीं करेगा। शुक्रिया शंभू। और सबसे पहले आपने चोम्स्की साहब का नाम लिया, तो ये बड़ी तुलना है, और मैं एक छोटा अदना, उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, छोटा सा अदना सा एक रिसर्चर हूँ। चोम्स्की भी सरकार से सवाल पूछते हैं, आप तो दोनों काम कर रहे हैं, सामाजिक आंदोलन भी चला रहे हैं और सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं। ये इतिहास तय करेगा ना, अभी तो हम लोग यंग है, अभी तो काम कर रहे हैं, इतिहास तय करेगा कौन क्या था नहीं था। बहरहाल उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, छोटा सा अदना सा कार्य करता हूँ। हमारे बहुत सारे लोग को ये बड़ा आदमी कहलाने का शौक़ होता है, अपने आप साहब कहलवाते हैं, तो वो शौक़ मुझे नहीं है। मैं हर समय इतिहास का छात्र ही कहता हूँ और एक सिंपल एक्टिविस्ट कहता हूँ। देखिए, सपोर्ट होना और उस सपोर्ट को वोट में तब्दील करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। थोड़ा बहुत चुनाव को भी समझता हूँ, और जो अभी हो रहा है ये भावना आहत जो गैंग है, उसमें हम भी थे, मतलब हमारी भी गिरफ्तारी हुई। अब तो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा, लेकिन वहाँ पॉलिटिकल क्लास ने भी मोर्चा संभाल लिया। और राजेंद्र पाल गौतम साहब का तो आप स्टोरी जानते ही हैं,
फिर अभी स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, उनसे मिला था अभी मैं कुछ दिन पहले। तो ये तो एक फिल्म का डायलॉग था, मुझे याद है अजय देवगन था, ये तो होना ही था, ये तो होगा ही। प्यार तो होना ही था फिल्म का नाम है। फिल्म का भी नाम है, और एक और फिल्म है जिसमें ये तो होना ही था। तो सूनर और लेटर आप जो है फतवा जैसे जारी पहले होता था ना, अब फतवा साधु लोग जारी कर रहा है, सुपारी कर रहा है, और इनके चेले चपाटे लौंडे लपाड़े जो है, हाँ, सरकार अभी चली जाए और राज्य का संरक्षण के पीछे से ख़त्म हो जाए, तो एक सीटी बजाओगे नहीं बैठ के तो नज़र नहीं आएगा कहीं 3-4 किलोमीटर तक। लौंडे लपाड़े भी इनको सबको धमकी देते हैं फ़ोन पे, तो कुछ हमें भी मिलती है धमकियाँ। लौंडे लपाड़े कह रहा हूँ मैं। उधर एक रविकांत भी था, उस पर तो हाथ भी चला दिया, हमला हुआ उन पर। हाँ, हमला हुआ। तो देखिए ह्यूमन बीइंग है ना, इंस्टिंक्ट होता है, जानवर भी रेसिस्ट करता है, जानवर भी एक लेवल के बाद जो है ना वो भी आपको हमला बोलेगा। तो ह्यूमन बीइंग है, और आप ये मान के चलिए कि पिछले 70 साल में विशेष रूप से दलित में एक पढ़े लिखे एक मिडिल क्लास वर्ग तैयार हुआ है ना, जो सोचता है, समझता है, पढ़ता लिखता है। पिछले 8-10 साल में सोशल मीडिया ने और कमाल कर दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमको रोज़ फोन आता है, मैं जाता नहीं किसी टीवी पे, या अपने यूट्यूब पे बोल लूँ तो 10,000 लोग भी सुन लेते हैं, तो मुझे लगता है रामलीला ग्राउंड में अपना एक प्रोग्राम हो गया बस। तो सोशल मीडिया ने कमाल किया। अब कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। दलित मिडिल क्लास में एक अंग्रेज़ी बोलने वाला लोग भी तैयार हुआ है, जो साउथ जाता है अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट करता है, साउथ के लोग यहाँ से कम्युनिकेट कर, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ा है। आपके यूट्यूब पे भी कई विदेश में रहते हैं, इंटरव्यू देते हैं, मेरे साथ भी बातचीत होती है, कई बार होती है। तो ये जो अमेरिका में कास्ट पे बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है, तमाम जगह यूनिवर्सिटीज़ में कास्ट पे बात हो रही है। तो अंबेडकर बहुत पहले ये बात बोल चुके हैं कि ये लोग जहाँ जहाँ जाएंगे जातिवाद लेकर जाएंगे। तो जहाँ जहाँ गए हैं, तो ये भारत की यूनिक था जाति की व्यवस्था, लेकिन चूंकि ग्लोबल वर्ल्ड में हर जगह लोग गए हैं तो जाति लेके गए हैं, जातीय संस्कार लेके गए हैं, तो नाउ इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक, तो अब दुनिया भर से इनको रेसिस्टेंस भी मिल रहा है, और इनके डराने से और धमकाने से। आपने ये देखा ना कि ताज होटल में बाबा लोग आए थे और हमला करने क्या चल रहा था वहाँ, तब बाबा लोगों को वहाँ पे कुटाई भी कर दिया लोगों ने। मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूँ, बातचीत से होनी चाहिए, लेकिन बाबा लोग तारना है, ज्ञान दिया है, कुटाई नहीं हुई है। तो ज्ञान, तो ज्ञान जिस तारना मतलब शिक्षा देना है। हाँ, तो जिस जैसे हम शिक्षा देंगे, शिक्षा कई तरह की होती है ना, तो जैसे शिक्षा देंगे वैसे उसका रिएक्शन भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मैं गवर्नेंस के ऊपर उठाना चाहता हूँ कि यदि साधु जिसका काम धर्म का प्रचार करना है ना, सत्संग करना है, भजन गाना, करताल नहीं देखते, कीर्तन हम लोग बचपन में देखे थे ना, ढोलक करताल वो सब बजाना है, वो आके राजनीति करने लगे, वो आके सुपारी दे, धमकी दे, और राज सत्ता उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले बल्कि उसको प्रोटेक्शन दे, तो जो ताज होटल में हुआ है, मुझे इस बात का डर है कि वो अराजक स्थिति चौक चौराहों पर न होने लगे। कैसे देख रहे हैं ये जो मैं राजेंद्र पाल गौतम को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन आप जब ठीक खेल बदल रहा है, लोगों को लगता था कि चंद्रशेखर राय को जिस तरह से लिंच करने की कोशिश हो रही थी पत्रकारों द्वारा, बावन टोली के जो पत्रकार हैं ब्राह्मण समाज के, वो लिंच करना चाह रहे थे उनको। लिंच मतलब सवाल वाला लिंचिंग, मैं मॉब लिंचिंग नहीं कह रहा हूँ। कोशिश हो रही थी कि उनसे भी इस्तीफा लिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने स्टैंड लिया। उसके बाद आलोक मेहता मैदान में आते, उन्होंने स्टैंड लिया। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी यही हुआ। आज फाइनली सपा ने अपने 2 महिला नेताओं को बाहर निकाल दिया है। दोनों एक रोली तिवारी मिश्रा हैं जो लिंच करवाने की कोशिश कर रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य की। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो स्टैंड लेने लगा, और वो भी ओबीसी। एक और मैं समझना चाहता हूँ कि जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा 97% हिंदू की अगर मैं बात करूँ तो वो इस पूरे मामले में ब्राह्मण समाज के साथ खड़ा होता नहीं दिख रहा है। उसे लग रहा है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक की जो वैकेंसी है उसमें मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ वोट के समय हिंदू हूँ। तो क्या ये ठाकुर समाज, वैश्य समाज, पटेल, जाट, गुर्जर, मराठा भी समझने लगे हैं? देखिए ये बहुत सिंपलिस्टिक आपका इंटरप्रिटेशन है। सोशल मूवमेंट में नहीं दिखना, ये समझ होना ये काफ़ी नहीं है। ठीक है, वोट का पैटर्न अलग होता है। आप जो कह रहे हैं ये समस्या आज की थोड़ी है। ये समस्या तो शतपथ ब्राह्मण में जाएंगे, आज 2600 साल पहले के किताबों में जाएंगे तो वहाँ भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में झगड़ा है।
टेंशन है, लेकिन उनको विषमता कहा गया है, ईटर ऑफ द पीपल। कहा गया है कि तुम लोग शासक समूह हो, या आपसी झगड़ा को अंदर निपटा लो। अगर तुमको लोगों पर शासन करना है तो तुम्हें एकता बनाए रखना होगा। तो इसलिए मैं तो अभी भी, मेरा ये स्टैंड पहले से कायम है और अभी भी कह रहा हूँ कि अपर कास्ट जो है ना, उसका चाहे जो कुछ हो जाए, घी कहाँ गिरा, दाले में गिरा। दलित पिछड़ा को हक मिलेगा ना, तब उसको दिक्कत है, उसका हक भले खा जाए। आप देखिए सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया, मेरे गेट पे जाइए, चौकीदार सब सारे अपर कास्ट हैं। अगर सरकारी नौकरी रहती तो उसको 50,000 तनख्वाह मिलता, अभी 12,000 मिलता है, 12 घंटा काम करता है। कहीं उसको सवाल है, उसको लगता है कि यहाँ पे कोई SC ST OBC ना आ जाए। नहीं, लेकिन मैं लगातार सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, जाट गुर्जर जो हैं वो वही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया हम जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। ठाकुर पूछ रहे हैं कि 34 में से एक भी ठाकुर जज नहीं है। ये बात सही है, थोड़ी आज पहली बार है, ये तो बहुत सदियों से नहीं है। तो सवाल है कि ये वोट में कन्वर्ट होगा। उनके एक जात में से एक नेता खड़ा कर देगा, उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना देगा, सब एक पांव पे खड़ा हो जाएगा। जी, आप ये समझ एक लार्जर पर्सपेक्टिव में डेवलप हो रहा है कि स्पॉन्टेनियस है, ये स्वतः स्फूर्त है, ये समझ में आ गया। लेकिन बोला देखो तुम्हारे जात का एक राष्ट्रपति बना दिया ना, तुम्हारे जात का कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया ना। आज क्या हो रहा है, जात जात का नेता खड़ा किया हुआ, एक को काम हम कुछ नहीं है, खाली लाल बत्ती देख के सेटिस्फैक्शन है, हमारे जात का बंगला है और लाल बत्ती है। क्या इस मिथ का जो क्रिएशन है, एक नेता बनाओ और जमात को पीटो, इस मिथ के क्रिएशन को समाज और नेता समझ रहा है? ये समझना पड़ेगा। नहीं तो आप अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के ताज़ा जो बयान है, इसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये ऊंच नीच भेदभाव नहीं चलेगा। नहीं तो पहले तो 10 साल पहले तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, कोई तुलसी दुबे पर सवाल उठा दे, रामचरितमानस पर सवाल उठा दे। बिहार में तो उठता रहा है। हाँ? बिहार में उठता रहा है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि मुलायम सिंह यादव, जो लेट मुलायम सिंह यादव, जो अखिलेश जी के पिताजी, मुझे नहीं लगता है कि वो यज्ञ और कर्मकांड मंदिर में मैंने कभी नहीं देखा। रामस्वरूप वर्मा, हाँ, नहीं, सोनीलाल पटेल। अब अखिलेश जी की कौन सी ऐसी मजबूरी है, किसने उनके कान में मंत्र फूंक दिया कि भाला लेके या फरसा लेके या गदा लेके घूमोगे तो वोट आएगा? ये तो उनका कन्फ्यूजन है ना। जो लोग इनको कन्विंस किया, उनके घर के लोग भी इनको वोट देते हों कि नहीं देते होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। जो उनके प्रवक्ता हैं, जो जिनको निकाला गया है, उनके घर के लोग भी समाजवादी पार्टी को वोट देता हुआ कि नहीं देता हुआ, मुझे डाउट है 100%। तो गलत फूंक दिया गया ना। ये सीधा और सीधा इतनी लंबी, रामस्वरूप वर्मा आप देख लीजिए, जगदेव बाबू देख लीजिए, कर्पूरी ठाकुर देख लीजिए, जो समाज पिछड़ों को इतनी गाली दिया है, वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? तो ये तो खुशफहमी पालना है कि हमको तो ये भी वोट दे देंगे, हम कोई भी नहीं देता है वोट। और मेरा एक वीडियो था उस समय, इलेक्शन के समय मैंने सर्वे कराया था एक ब्राह्मण गांव का, ये कुछ भी हो जाए नहीं, लेकिन हम तो देंगे फुले छाप में। ये क्लास जो कॉन्शसनेस है ना, उनका बहुत स्ट्रांग है। और सवाल ये है कि सिर्फ तुलसीदास पे चर्चा करना, रामचरितमानस पे चर्चा करना और उसका साइकोलॉजिकल प्लेजर लेना एक बात है। वाकई आने वाले चुनाव में आप एजेंडा सेटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दलित पिछड़ों आदिवासियों को जो हकमारी हो रही है, निजीकरण हो रहा है, 10 लाख करोड़ रुपया इसका डूबा है, अभी पब्लिक मनी सब जा रहा है, उस पर आप क्या स्टैंड लेते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट। जाति जनगणना एक बड़ा एजेंडा सेटिंग मुद्दा हो सकता है विपक्ष के लिए, खासकर जाति जनगणना भी है और आरक्षण भी है। मैं तो एक नया मुद्दा लेके जा रहा हूँ, अभी नए मुद्दे पे बहस चलाऊंगा। और वो मुद्दा जानते हैं, वो आप सुने नहीं होंगे, और हो सकता है आप ही के चैनल के माध्यम से पहली बार जाए, कि जो 10% जो सुदामा कोटा है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें भी जैसे शेड्यूल कास्ट में भी हरियाणा में बांटे हुए हैं ना अनेक्षर A और B, ये EWS भी जो है ना बंटना चाहिए। 2.5% ब्राह्मण को मिलना चाहिए और 7.5% बाकी को मिलना चाहिए। अब तो लागू हो चुका है, तो EWS का भी बंटवारा होना चाहिए। 2.5% ब्राह्मण, अगर इतना ही इस पर बोले अपर का स्टैंड ले, अगर उसको ये लगता है कि राजपूतों के जज नहीं हैं और राजपूतों के सेक्रेटरी नहीं हैं, तो इस पे स्टैंड लेना कि EWS का विभाजन हो, 2.5% ब्राह्मण और 7.5% सब। इस पर क्यों नहीं बहस होती है? अच्छा, क्रीमी लेयर सिर्फ OBC में क्यों, क्रीमी लेयर दलित में क्यों? ये जो 10% रिजर्वेशन है, 8 लाख कोई गरीब का ही नहीं है, गरीब तो 200 रुपया कमाता है रोज, तो उसमें भी विभाजन करो ना।
2.5% ब्राह्मण का, बाकी सबका। अनरिजर्व कैटेगरी के लोग आपको अभी भी लगता है कि पॉलिटिकली वो एक जगह वोट करेंगे? लार्जली मैं कह रहा हूँ 24 का चुनाव आ रहा है, मैं अभी भी आज नोट करके रख लीजिएगा कि सीआर वाला खेल मत खेलिए कि दिखाएगा कहीं और रखा गया, कहीं हूँ करते। लालू जी बहुत बढ़िया कहानी सुनाते थे सीआर का है। ये झांसे मत आइए। देखते इलेक्शन के समय अखिलेश जी को कैसे टेही वाला सब माथा पे उठा के घूम रहा था, ऐसे लग रहा था कि अब तो सरकार आ रही है, ओवर कॉन्फिडेंट आ रही है सरकार। वो तो ये सब झांसा पट्टी देगा पूरा, लेकिन आपका कोर वोट जो है उसको कंसोलिडेट करिए, तब इलेक्शन जीतेंगे। कोर वोट कौन है भाई? ओबीसी है, SC ST है ना, उसको कंसोलिडेट कीजिए। दूसरा, सब कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन आप भी दीजिए ना। 10 नेता सपा में, RJD में 10 बड़े बड़े नेता होने चाहिए। लालू जी के टाइम थे कि नहीं? रघुवंश बाबू थे, उधर रमाई राम थे, उधर और निषाद थे, तमाम तरह तरह के लोग थे। तो 10 बड़े स्टालवर्ट खड़े कीजिए, जाके अपने कम्युनिटीज़ को एड्रेस करें और रियल एजेंडा है उसको पूरा पूरा एकदम फोर्सफुली लाइए। लालू जी 15 में बोले नहीं कि जो संविधान आरक्षण की छाती पर चढ़ के ले लेंगे आरक्षण, बोले थे ना, आज जीत गए। तो अब बोलना नहीं, करना है, क्योंकि डू और डाई उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। आगल बागल जितना है उस सबको बहुत को प्रोफेसर बना दिया, डिग्री चेक करेगा आधा उसमें जेल चला जाएगा। बहुत सारे फर्जी को बनाया हुआ है, ये सब हुआ है। तो क्या अनरिजर्व कैटेगरी आपको राजनीतिक रूप से एकजुट होते दिख रहे हैं? हम अभी नहीं कह सकते हैं, कंसेशनस दिख रहा है। इलेक्शन के दिन नहीं, रिजर्व कैटेगरी के लोग, उसमें भी कह रहा हूँ, इलेक्शन के दिन चिराग पासवान क्या पोजीशन लेंगे? नहीं, मैं नेता की बात नहीं कह रहा हूँ। क्या उस समाज अगर ऐसा दिख रहा है कि अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनकी कम्युनिटी नहीं जाएगी, ये लोग कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये सब गलतफहमी है। एक बड़ा सेक्शन जाएगा, और आप इलेक्शन नहीं लड़े हैं ना, आप पत्रकारिता, मैं तो इलेक्शन कैंपेन में भी रहा हूँ, लड़ा भी हूँ। तो कम्युनिटी, जाति एक सच्चाई है ना, वो देखना चाहता है कि मेरे जात का नेता है कि नहीं। अब ये बात समझता नहीं लोग कि लेकिन सोशल अवेयरनेस भी तो आई है ना। लोगों को लग रहा है कि हमारे जात का नेता तो है, लेकिन वो हमारे हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। 19 में नहीं था, 19 में हम सब साथ थे ना, घूम रहे थे ना। 19 में था कि नहीं था? नहीं, अभी बीजेपी, देखिए कांग्रेस के समय इतना सब कुछ खुला खेल फरुखाबादी नहीं था। बीजेपी आने के बाद अभी भी बहुत सारे लोग हमारे दलित समाज को, पिछड़ों को गुमराह करते हैं, गलत इतिहास की जानकारी देते हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। उनसे दिन भर का सेमिनार करवाइए एक दिन, स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल दस्तक। इसी पे बहस हो कि दोनों क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ है। अब बोल देंगे कि जगजीवन बाबू ने धोखा दिया था बाबा साहब को। अब कैसे, तो ये जानकारी नहीं, साहब हमको समझा दिए, इसलिए ये बात है। अरे जगजीवन राम अम्बेडकर हाथ भी मिलाते होंगे, चिट्ठी पत्री भी हुआ है उनमें, हैंडशेक भी करते होंगे ना, हेलो सर हाउ आर यू। ये गुदगुदी क्या दोनों लोगों में चिट्ठी पत्री क्या हुई? अरे वो मेरा वीडियो मैंने बनाया हुआ, जाके देखो वॉल्यूम 17 में पीछे चिट्ठी सब लिखा हुआ है। 1932 थे तो वो बाबा साहब के साथ जाना चाहते थे उस समय 35 के चुनाव में, वो सारा कोरेस्पोंडेंस है। मैंने तो मीरा कुमार को भेजा हुआ। आज़ादी के बाद? आज़ादी के बाद में पहले का कोरेस्पोंडेंस है। नहीं, मैं आज़ादी के बाद की बात। आज़ादी के बाद का कोरेस्पोंडेंस उनके राइटिंग्स में नहीं है, लेकिन कोई रिसर्चर अगर चाहे तो पार्लियामेंट में जाके उठाए, वहाँ चाहे नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में होगा, वहाँ जाके अगर डॉक्यूमेंट फाइल खंगाल लें तो उनके बीच कोरेस्पोंडेंस कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। अच्छा, ये जो अभी जो 2 ब्राह्मण फैमिली की महिलाएं जो आग लगने से ये हो गई हैं, तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज बहुत नाराज है बीजेपी से। वो सोशली नाराज है, वोट में वो वोट के तौर पे नाराज नहीं होगा। ये क्या? एक बात बताइए, जगन्नाथ मिश्रा का नाम सुने और उनके भाई का नाम सुने क्या? ललित नारायण मिश्रा। बम चल गया था, हत्या हो गई थी, तो ब्राह्मण समाज बहुत नाराज हो गया था, बहुत ज़्यादा दुखी था एकदम। अगले दिन जगन्नाथ मिश्रा को मुख्यमंत्री बना दिया, ब्राह्मण समाज कोई नाराज नहीं। विकास दुबे इनकाउंटर हुआ था ना, ब्राह्मण समाज बहुत नाराज था, बहुत ज़्यादा। अब वोट किसको दिया? अरे वो बहुत चतुर क्लास है ना सर, क्लास कॉन्शसनेस से बहुत पहले, क्लास कॉन्शसनेस के टर्म्स में आप नहीं समझते हैं। एक हो गया हुले हुले, तो दलित बैकवर्ड हुले हुले करने लगता है। अरे बहुत चतुर है वो, शंभू कुमार सिंह को कुर्सी पे बैठना नहीं देखना चाहता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे?
कितना खराब लगता होगा इन लोग को अंदर अंदर। सोचिए जब मायावती वहाँ मुख्यमंत्री बन के ऐसे पाँव पे पाँव रख के सीएम हाउस में बैठती होंगी, या अखिलेश यादव ऐसे बैठते होंगे, मनोविज्ञान समझिए जरा सा, कितना अंदर से कचोटता होगा, खराब लगता होगा। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं। कौन? जिन्होंने जाति बनाई। नहीं नहीं, ऐसा है। अच्छा, जाति ये एक नया खेल चल रहा है। सवाल याद आ गया, मोहन भागवत कह रहे थे पंडितों ने जाति बनाई, ब्राह्मण सब नाराज हो गए। वो कह रहे हैं कि पंडित मतलब ज्ञानी, ब्राह्मण नहीं। ऐसा है, ये सब डिबेट में पढ़ता नहीं। एक तो मैं एक जाति में पैदा हुआ हूँ, लेकिन आप मेरे साथ इतने वर्षों से हैं, जाति पाति हम मानते नहीं, ठीक। तो ये उन्मूलन का कार्यक्रम भी हम नहीं चला रहे हैं, हमारे उन्मूलन करने से नहीं होगा। तो वो नहीं मानते थे, एक काम करें, जाति उन्मूलन आंदोलन वही चलावे ना, मोहन भागवत चलावे, क्यों नहीं चलाते? तो चला रहे समरसता अभियान। नहीं, समरसता अलग है ना, हम समानता चाहते। पहले आप लोग आरक्षण छोड़िए ना, SC ST OBC के लोग आरक्षण छोड़े, फिर जातियां खत्म हो जाएगी। पहले ब्राह्मण आरक्षण छोड़े ना, अब आरक्षण में तो सब है। 10% कौन ऐसा जात है जो भारत में आरक्षण में नहीं? पहले ये बताओ मुझे, कोई ऐसा जात मुझे बताओ जो आरक्षण में नहीं है। तो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। क्यों खत्म करना चाहिए? खत्म तो कर ही रहा है, वैसे बोल रहा है बड़ी बड़ी बात, मैं बाबा साहब का चेला हूँ। लेकिन धीरे जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन आरक्षण खत्म करने की ही तो प्रक्रिया है। जो इतने अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, जो मिलके जो इंस्टीट्यूशन सब बनाए हैं, अच्छा, आपको उम्मीद थी, मैं भूल गया वो कहना, आपने एक पोस्ट किया, उसके बाद आप जेल गए, आप पर धार्मिक भावना आहत होने का आरोप लगा। उसके बाद अब लगातार धार्मिक भावना आहत हो रही है, चाहे चंद्रशेखर पर कहा गया, चंद्रशेखर राय हों या समय प्रसाद मौर्य हों, राजेंद्र पाल गौतम हों, और अब सारे लोग लिख रहे हैं, अब तो पोस्टर लग रहे हैं कि भैया ये जो जातिगत चौपाइयाँ हैं उसको हटाया जाए। तो इसको कैसे देख रहे हैं? ये सोशल चेंजेस के बाद ही तो RSS ने 100 साल काम किया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा, हिंदू एकजुटता की बात फैलाई गई, जबकि किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी वैदिक धर्म ग्रंथ में, चाहे वो संस्कृत में हो चाहे अवधि में हो, उसमें कहीं हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने कैंपेन चलाया, हिंदू हिंदू एकजुट हो, राजनीति में भी है। सोशल जो टर्नआउट है उसको आप पॉलिटिकल टर्नआउट क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सोशल टर्नआउट के बाद ही तो पॉलिटिकल टर्नआउट होता है। ये पहला स्टेज है। मैंने पहले कहा कि सपोर्ट को वोट में कन्वर्ट करना एक मुश्किल काम है, उसके लिए कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स लगाने होते हैं। अच्छा आदमी, शंभू बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इलेक्शन के तो वोट नहीं। मैं तो इलेक्शन में था वहाँ पे, पिछले लोकसभा में, सिद्दीकी साहब के इलेक्शन में, तो पान के दुकान में बैठ के पान खा रहा था। हमने पूछा एक बाबा से, बैकवर्ड कम्युनिटी के ही थे पान के दुकान वाले, कि तेजस्वी इज ए यंग मैन और बड़ा डायनेमिक है, अच्छा काम भी करेगा, तो क्यों नहीं उसको वोट दीजिए? तो हम बोले नहीं, बात तो सही है, तेजस्वी यंग है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वोट देंगे मोदी जी को। तो जो सपोर्ट है उसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, टॉप टू बॉटम। ये बूथ लेवल तक आपका आदमी रहे कि जो सपोर्टर है उसको हर समय कन्विंस करता रहे। पहले समझिए बात, हर समय उसको एक लगे कि हाँ आसपास मेरे प्रेशर है। ये हवा में एक बार बोले, हवा में उड़ गए फुर से, आओ सपोर्टर आपको वोट देगा नहीं, भूल जाता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जब स्ट्रांग रखते हैं, जैसे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स का होता है इलेक्शन, तो जो पार्टी वाले लोग हैं, एक एक कॉलेज में, एक एक डिपार्टमेंट में एक एक आदमी उसका ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर काम करता रहता है। और ये बीजेपी RSS से सीखना चाहिए। एक समूह है RSS बीजेपी का, अभी सब आपको झगड़ा दिख रहा है ना। इलेक्शन के दिन आप आइए, एक महीना आज JP नड्डा ने कह दिया कि कोई भी धर्म पर बात नहीं करेगा, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेगा। आज JP नड्डा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बोलना है। क्या ये उनको डर सताने लगा है कि कम से कम जो बहुसंख्यक आबादी है हिंदू, वो ये ऐसे है, ऐसे हिंदू राष्ट्र, वो तो सही बोले, हिंदू राष्ट्र तो होना ही नहीं है, वो तो होना है जनऊ राष्ट्र होना है, ब्रह्म राष्ट्र होना है। हिंदू तो कोई मामला ही नहीं है। सुप्रीम को चाहे तो गोलवलकर भी लिखेगा, हाँ हिंदू की कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। तो ये बनना है जनऊ, एकदम ब्रह्म राष्ट्र बनना है। तो ठीक बोल रहे हैं कि अब हिंदू छोड़ दो, अब सेकुलर संविधान का इस्तेमाल करके जो कैसे ब्रह्म राष्ट्र बनाना है, ये कलाकारी उनमें है। तो ये जो प्रेशर, देखिए बेसिक बात है, 7-8 साल में जो सोशल मीडिया ने जो काम किया है, जो एक्टिविस्ट सब इमर्ज करके आए हैं,
चाहे आप हों, चाहे दिलीप मंडल हों, चाहे बहुत सारे और लोग सब नहीं, हम लोग पत्रकार हैं बस। नहीं तो पत्रकार भी तो एक्टिविस्ट ही होता है ना। गोदी मीडिया तो कह रहा है हम सरकार के साथ है, तो आप सरकार के खिलाफ अगर बोलते तो कहने में शर्म क्यों आती है? नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम भारत के साथ हैं, भारत के साथ, भारत के संविधान के साथ हैं, तो आलोचना समीक्षा तो हो, भारत की सेना के साथ हैं, किसी सरकार के साथ है न खिलाफ है, जनता के साथ है, सेना के साथ है, भारत के साथ है, संविधान के साथ। डर लग गया क्या? नहीं, डर किससे डरना है? पत्रकार जो ओरिजिनल पत्रकार कौन होता है? जो सरकार से सवाल पूछे, सरकार से डरे नहीं, सवाल पूछे। हाँ। जो सवाल पूछेगा तो अर्बन नक्सल। नहीं, आपने बोला था किसके साथ हैं। सरकार, सवाल पूछने का मतलब सरकार की समीक्षा करना भी होता है ना। हाँ, बिल्कुल। उसकी आलोचना करना भी होता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो ऐसे लोग इमर्ज करके आए हैं जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उससे जो है ना सोशल चर्निंग बहुत तेज़ी से हुआ है, खास तौर से हिंदी पट्टी में। मैं ये मानता हूँ कि हम लोग छोटे मोटे एक्टिविस्ट हैं, तो हमने देखा है गांव-गांव में क्या इम्पैक्ट गया है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये कोई दावा न ठोके कि हम ये परिवर्तन ला रहे हैं, हम एक क्रांति कर रहे हैं। तो 10, 20, 50 एक्टिविस्ट लोग जो इंडिविजुअल एफर्ट से पढ़ के सोच के बोल रहा है, लिख रहा है, अपना रिस्क ले रहा है, तमाम खतरे उठा रहे हैं। तब न उसके पास संसाधन है, न संगठन है, फिर भी इंडिविजुअल भी तो उसके भी अधिकार हैं, बोल सकता है ना। अब थोड़े ही कि नोम चोम्स्की का नाम लिए तो उस संगठन में जाएगा, पार्टी में रहेगा तभी बोलेगा। स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल का काम, रिसर्चर का काम बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, समीक्षा करना होता है। तो मुझे जो आपने सवाल जो शुरू किया था उसका जवाब यही है, सोशल चर्निंग हो रहा है, लेकिन इसको समेटना, इसको कंसोलिडेट करना लीडर का काम है, समझ रहे हैं? तो लीडर किस हद तक इसको कंसोलिडेट करते हैं, और उनको पूरा अपना अहंकार भी छोड़ना होगा, है ना। मासेज को कनेक्ट करना होगा, मासेज के इश्यूज़ को लेकर सड़कों पे आना होगा, आवाज़ देनी होगी, ट्विटर फेसबुक से बाहर निकलना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। जब इंडिविजुअल आप हम नहीं डर रहे हैं तो लीडर्स को डरने की क्या जरूरत? उनके साथ करोड़ों लोग का पूरा समर्थन है, उनके पास संसाधन है, राज सत्ता उन्हीं को भोगना है, हमें थोड़ी भोगना है। तो उनको अब एजेंडा सेटिंग करनी चाहिए, और एप्रोप्रिएट टाइम है। लोकसभा चुनाव की तैयारी अब शुरू हो गई है।